नमस्कार। ललित योग साधना चैनल के नए वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिवादन है। आज के दौर में पूरा विश्व कोरोना महामारी का मार झेल रहा है। हमारा देश भी अछूता नहीं है। शहर शहर, गांव गांव और मोहल्ले तक कोरोना वायरस का कहर छा गया है। ऐसे मुश्किल दौर में हम कैसे कोरोना वायरस से बचें? हम क्या करें जिससे हम कोरोना वायरस को मात दे सकें? इस टॉपिक को लेकर यह वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग बनने वाला है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट भी जरूर कर लें। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ग्रंथियों के बारे में, ग्लैंड के बारे में, जो हमारे शरीर में इम्यूनिटी पावर को बढ़ाती है। इसके बाद ग्लैंड को एक्टिव करने के लिए हमें कौन से योग करने चाहिए वो सीखेंगे। हमारे शरीर में दो तरह की ग्लैंड होती है, दो तरह की ग्रंथियां होती है। एक तो बाह्य स्रावी ग्रंथि जिसको एक्सोक्राइन सिस्टम कहते हैं, और दूसरी है अंतःस्रावी ग्रंथि जिसको इंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं, जो विशेष प्रकार के रसायन का स्रावन करती है जिसे एंजाइम्स और हार्मोन्स कहते हैं। बाह्य स्रावी ग्रंथि 5 है जिसमें एंजाइम्स निकलता है, और अंतःस्रावी ग्रंथि भी 5 है जिसमें से हार्मोन्स निकलता है। अंतःस्रावी ग्रंथि 5 प्रकार की होती है, जो है पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड और एड्रिनल ग्लैंड। हालांकि लीवर और पैनक्रियास भी ग्लैंड ही है, लेकिन वो मिक्स ग्लैंड में आती है जो एंजाइम्स और हार्मोन्स दोनों पैदा करती है। तो इसमें से हम दो ग्लैंड के बारे में जानेंगे जिससे हमारी इम्यूनिटी पावर बढ़ती है। तो पहली है पिट्यूटरी ग्लैंड। इसे मास्टर ग्लैंड या सेल तर्शिका भी कहा जाता है। वो शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है, सिर्फ 1 सेंटीमीटर लंबी, और वजन की बात करें तो 0.5 से 1 ग्राम इसका वजन होता है। वह मस्तिष्क के स्फेनाइड हड्डी में होती है, जो कान के ऊपर यहाँ पे होती है, यहाँ पे। इसमें से STH, THS, ACTH, GTS, HTH, ADH जैसे 6 प्रकार की हार्मोन्स निकलती हैं जो सभी ग्लैंड को एक्टिव करती है, कंट्रोल करती है। पिट्यूटरी ग्लैंड सभी हार्मोन्स को कंट्रोल करती है, सभी तंत्रों को नियंत्रण करती है। और दूसरी है थाइमस ग्लैंड, जो हृदय के आगे ठीक ऊपर की तरह यहाँ पे ये ग्लैंड होती है। वह चपटी और गुलाबी रंग की होती है और 2 पिंड की बनी होती है। थाइमस ग्लैंड बच्चों में बड़ी होती है, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वो छोटी होती जाती है। युवा अवस्था के बाद तो इतनी छोटी ही हो जाती है, वो धागे जैसी रह जाती है। थाइमस ग्लैंड से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हार्मोन निकलता है जिसका नाम है थाइमोसिन। वो इम्यूनिटी पावर को बढ़ाती है। इसके अलावा भी थाइमोसिक ह्यूमरल फैक्टर, थाइमोसिक फैक्टर और थाइमोसोपोइटिन जैसे हार्मोन्स निकलते हैं। ये सभी हार्मोन्स हमारी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाती है, इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाती है। तो आइए इस दोनों ग्लैंड को एक्टिव करने के लिए योगा अभ्यास करते हैं। सबसे पहले हम जाने दोनों ग्लैंड को एक्टिव करने के लिए हमें कौन से आसन करने चाहिए। तो पहला आसन है अधोमुखी शाह मुर्गासन। चलो हम दिखाते हैं अधोमुखी शाह मुर्गासन कैसे होती है। तो आइए सभी मेरे साथ कर ले और सीख भी ले। ये मूल स्थिति है, बैठक का आसन है ये मूल स्थिति। यहाँ से हमें अधोमुखी शाह मुर्गासन की शुरुआत करनी है। तो सबसे पहले दोनों पैर को घुटनों से बारी बारी मुड़ते हुए वज्रासन में आना है। ये हो गया वज्रासन। इसी स्थिति से हमें अधोमुखी शाह मुर्गासन करना है। तो घुटनों के बल उठ जाइए और एड़ियाँ उठाइए पंजों पे और एड़ी पे बैठक लगाइए। अब हाथ को पीछे ऐसे उंगलियों से इंटरलॉक कर दो, इंटरलॉक ऐसे फंसा देना है, और फिर बाहर की ओर खुली कर दे। हाथ को सीधा रखें और उठाते हुए एक लंबी गहरी सांस लीजिए। फिर सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे झुके और हाथों को भी उठाइए, अपने सिर को जमीन पे लगा दें। यस, स्पाइन को बिल्कुल सीधा रखें। जितना हो सके हाथ को ऊपर की ओर खींच लीजिए, बिल्कुल गलती ना करें। और क्या करें, सांस को जो है
वो आप डीप ब्रीथिंग करें, धीरे धीरे सांस लें मंद गति से, और मंद गति से सांस को छोड़ें, क्योंकि इसमें आपको 1 से 2 मिनट तक ठहरना है। ये पूर्ण स्थिति है, ये पूर्ण स्थिति में आप ठहरे, स्थिर रहे, क्योंकि आसन का मतलब ही है स्थिरता पूर्वक ली गई स्थिति। तो ये है अधोमुखी सहमुखासन। धीरे धीरे सांस लेते हुए उठिए, हाथ को भी आगे ले आइए। इससे होता क्या है, जब हम आगे की ओर झुकते हैं ने, तो हमारा ब्लड का जो फ्लो है वो सीधा सिर पे आ जाता है, और हल्का सा जो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड है उस पर दबाव आता है, तो वो एक्टिव होती है, हार्मोन्स निकलना उसमें से शुरुआत होता है। क्योंकि हार्मोन्स में जरूरी होती है ऊर्जा, और ऊर्जा मिलती है ब्लड से, रक्त से। तो रक्त का फ्लो जो हमें ज़्यादा मिले, इसलिए हमें करना है सामुखासन। एक बार फिर से देख लीजिए कैसे होती है। लंबी सांस लेते हुए धीरे से सांस छोड़ते छोड़ते नीचे आइए, और हाथों को ऊपर की ओर लगा दीजिए, और यहाँ आपको मंद गति से सांस लेते रहना है और छोड़ते रहना है। या फिर आप कि कुंभक की स्थिति अच्छी है, लंबे समय तक आप बाह्य कुंभक कर सकते हो, तो बाह्य कुंभक में भी रहें। तो ये है सहमुखासन। बिल्कुल धीरे धीरे आसन को छोड़े, ठीक है। और दूसरी आसन की बात करें तो उत्तानासन। यही स्थिति से हम उत्तानासन करते हैं। तो आइए, दोनों हाथों को 90 एंगल पर यहाँ पे लगाना है, पैरों को भी 90 एंगल पर लगाइए, और फिर दोनों घुटनों को जमीन से उठा लीजिए, और दोनों पैर के पंजे को जमीन पे लगा दीजिए, और हाथ को सीधा करते हुए ऐसे पीछे की ओर जाइए। पैर को सीधा रखें, या सीधा ना हो सके तो आप थोड़ा सा हल्का सा मुड़ के भी रखें यहाँ ऐसे, ठीक है। और सिर को जितना हो सके अंदर की ओर ले जाइए, हाथ को टाइट रखें, सीधा रखें, अपनी स्पाइन को बेंड ना करें, सीधा रखें। तो ये है उत्तानासन, बहुत ही अच्छा आसन है, ठीक है। इससे भी ब्लड का फ्लो जो है अपने सिर पे बहुत ही स्ट्रॉन्गली जाता है, जिससे पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टिव होती है। इस यहाँ पे पूर्ण स्थिति में आप हल्की सी सांस लेते रहे, छोटे, यानी कि दीर्घ श्वसन की क्रिया करें। यह आसन भी पूर्ण स्थिति में आपको 1 से 2 मिनट तक ठहरना है इसे। अब धीरे धीरे सांस छोड़ना है, तो नॉर्मल स्थिति में सांस आती हुई, और पैर को घुटनों को जमीन पे रख लें और आसन को छोड़ दीजिए। आप करेंगे तो आप महसूस करोगे कि कितनी फ्लो अपने माइंड पे जाती है, सिर पे जाती है। तो इस तरह 2 आसन हमने किए। ये दोनों आसन अपने पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिव करती है, जो हमारे पूरी सिस्टम को कंट्रोल करती है। आइए और 2 आसन सीखते हैं जो हमारी थाइमस ग्लैंड को एक्टिव करता है। इसका पहला आसन है उस्त्रासन। तो उस्त्रासन में आप देख लीजिए कैसे करना है। ये मूल स्थिति है बैठक की। यहाँ से हम उस्त्रासन करेंगे, तो हमें वज्रासन करना है, तो बारी बारी घुटनों से मुड़ते हुए पैर को पीछे लाइए। अब फिर से एक बार घुटनों पे ऊपर खड़े होकर एड़ी पे बैठक लगाइए। अब बहुत ही सरलता से हम ये आसन करें। कोई भी आसन में आप गलती ना करें, बारीकी से देख लीजिए और सीख लीजिए। अब क्या करना है, दोनों एड़ियों को ऐसे दोनों हाथों से पकड़ लीजिए। अब बीच का हिस्सा जो है छाती और पेट, उसको उठाना है। कैसे? अब पीछे की ओर हमें देखना भी है, तो क्या होगा, स्पेन पीछे की ओर मुड़ेगी। तो इससे हमें शरीर में सांस लेना है तभी, और रोक के रखना है, यानी कि अंतर कुंभक में रहना। अगर आप अंतर कुंभक में नहीं रख सकते तो नॉर्मल श्वसन क्रिया भी किया कर सकते हो, या फिर मंद गति से श्वसन क्रिया भी कर सकते हैं। तो इस तरह आप शरीर को उठाइए और पीछे की ओर देखिए। यह हो गया उस्त्रासन। इसमें भी आप 1 से 2 मिनट तक ठहर के रहें, ठीक है। इससे हमारी थाइमस ग्लैंड को एक्टिव होने का अवसर मिल जाता है।
तो धीरे से सांस लेते हुए आसन को छोड़ना है। बहुत ही अच्छा। आप महसूस करोगे कि अपने छाती पे, चेस्ट पे कितना दबाव सा आता है। अब इस ग्लैंड की बात करें, थाइमस ग्लैंड की बात करें, तो इसमें कौन से आसन करने चाहिए जिससे हमारी थाइमस ग्लैंड एक्टिव होती है? तो पीछे झुके और छाती खुले, चौड़ी हो जाए, ऐसा कोई भी आसन आप चयन कर लीजिए, तो आपकी थाइमस ग्लैंड जो है वो एक्टिव होती है। तो ये फिर से मैं एक बार बता देता हूँ। आप खड़े ऐसे घुटनों के बल खड़े होकर भी कर सकते हो। ऐसे दोनों हाथों को बारी बारी पीछे ले जाते हुए एड़ियां पकड़ लीजिए। यह है मूल पूर्ण स्थिति। इस पूर्ण स्थिति में आप ठहरे 1 से 2 मिनट तक, ठीक है। फिर बारी बारी हाथ उठाते हुए आसन को छोड़ दीजिए। अब दूसरा आसन इसी स्थिति में से हमें करना है, गगनासन। गगनासन बहुत ही अच्छा आसन है। यही छाती को चौड़ी करते हुए दोनों हाथों को सांस लेते हुए बाहें फैलानी है और हल्का सा पीछे झुके, ठीक है। यह है गगनासन की पूर्ण स्थिति। यहाँ भी आप 1 से 2 मिनट ठहर सकते हो और इस पूर्ण स्थिति में आप मंद गति से सांस ले और छोड़ते रहे। तो ये 2 आसन हमने थाइमस ग्लैंड को एक्टिव करने के लिए बता दिया है। और 5वां आसन जो है एवरग्रीन आसन, ये दोनों ग्लैंड को ठीक करता है। हालांकि ये 3 ग्लैंड को ठीक करता है, एक्टिव करता है। एक तो पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड और थाइमस ग्लैंड, इन तीनों को एक्टिव करता है। देखो कैसे होती है मत्स्यासन। ये आप ऐसे पीठ के बल सो जाइए, क्योंकि ये पीठ का बल का आसन है। आसन के लिए पीठ पे लेट जाना है। अब यहाँ आपको लगाना है पद्मासन। धीरे धीरे पैर को घुटनों से मुड़ते हुए लगाइए पद्मासन। यस, बहुत ही अच्छा। इस पद्मासन में आ गए। फिर ये दोनों अंगूठे को आपको पकड़ना है, पैर के अंगूठों को दोनों हाथों से पकड़ना है और बीच में से सीना उठाना है ऊपर और सिर को अंदर की ओर खींचना। यस, ये हो गई मत्स्यासन। बहुत ही अच्छा आसन है। तीनों ग्लैंड को वो एक्टिव करती है, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड और थाइमस ग्लैंड। यहाँ भी आप मंद गति से श्वास ले और छोड़े, दीर्घ श्वसन क्रिया करें। 1 से 2 मिनट इस आसन में भी आपको ठहरना है। धीरे से इस आसन को छोड़ दीजिए। तो इस तरह आप सिर्फ और सिर्फ 5 आसन करके अपने इम्यूनिटी पावर को बढ़ा सकते हो, अपने दोनों ग्लैंड को एक्टिव कर सकते हो। अपने छोटी सी पैकेज बनाइए और 20 मिनट सुबह और शाम अवश्य ये पैकेज को आप करें। 5 आसन और अभी सीखने जा रहे हैं हम एक श्वसन क्रिया जिसका नाम है यौगिक श्वसन। बहुत ही अच्छी श्वसन क्रिया है जिससे हमारे फेफड़े की क्षमता भी बढ़ती है और इम्यूनिटी पावर भी बढ़ाएगी। तो ये कैसे होती है आप देख लीजिए कैसे होती है ये श्वसन क्रिया जिसका नाम है यौगिक श्वसन। इसमें विधि क्या है? तो जब हम पूरक करते हैं, सांस भरते हैं फेफड़े में, तो पहले पेट बाहर आएगा, फिर छाती फूलेगी। जब हम सांस को बाहर निकालेंगे, रिचेक करेंगे, तो पहले छाती से सांस बाहर निकलेगी, फिर पेट से सांस बाहर निकलेगी। ये है विधि यौगिक श्वसन की। पहले पेट फूलेगा, फिर छाती फूलेगी, पहले छाती अंदर जाएगी, फिर पेट अंदर जाएगा। ये विधि रहेगी यौगिक श्वसन की। आइए मैं 1-2 बार आपको बता देता हूँ। अगर आपको ये श्वसन क्रिया के बारे में बहुत डिटेल्स में जानना है तो मैं ऊपर आई बटन पे उसकी लिंक डाल दूंगा, आप अवश्य उसको देख लीजिए, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं उसकी लिंक डाल दूंगा, तो उसको देख के आप उसके बारे में अवश्य जान ले। तो देखिए कैसे होती है श्वसन क्रिया यौगिक श्वसन। पहले पेट में सांस भरना है, पेट बाहर आएगा,
फिर धीरे धीरे ऊपर की ओर सांस भरनी है, छाती फूलेगी। निकालते वक्त पहले छाती अंदर जाएगी, फिर पेट अंदर जाएगा। फिर से एक बार, जितनी लंबी हो सके आप इस सांस को खींचे, यानी कि 10 सेकंड से ज़्यादा समय में आप ब्रीथ इन करें और इतनी ही समय में आप ब्रीथ आउट करें। इनहेल और एक्सहेल दोनों का टाइमिंग एक समान रखिए। अगर आपने 10 सेकंड में सांस ली तो 10 सेकंड में ही सांस को छोड़े, ठीक है। 12 सेकंड में ली तो 12 सेकंड में ही छोड़े, 15 सेकंड में ली तो 15 सेकंड में ही छोड़े। दोनों का टाइमिंग एक समान रखते हुए आपको यौगिक श्वसन की क्रिया करनी है। जितनी समय आपके पास है, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, और ये जो यौगिक श्वसन है वो तो आप कभी भी कर सकते हो, सुबह शाम जब भी आपको समय मिले, दोपहर आप करते रहे, जब भी याद आए तब ये श्वसन क्रिया आप करते रहे। इसके बाद हम सीखेंगे 2 प्राणायाम। पहला प्राणायाम है दीप भस्त्रिका। दीप भस्त्रिका इसे क्यों कहा गया है, तो जब दीप का आकार जो बनता है, दीप जब चलता है तो इसका आकार कैसे बनता है, इस आसन में ऐसे आकार बनता है। दोनों हाथों को ऐसे जोड़ दे तो ऊपर दीप की ज्योत जैसा आकार बनता है। तो ये आसन आप पद्मासन में भी कर सकते हो या फिर वज्रासन में भी कर सकते हो। तो इस आसन में से ये प्राणायाम बनता है, इसलिए उसको दीप भस्त्रिका कहा गया है। आइए कैसे करें, तो यहाँ से नमस्कार मुद्रा से हम शुरुआत करें। जब हम हाथ उठाते हैं नमस्कार मुद्रा में तो दीपक आसन बनता है और सांस लेनी है और धीरे से सांस छोड़ते हुए हाथ को साइड पे लाना है और फिर एक बार सांस भरे, दीपक आसन में आइए और नमस्कार आसन में आते हुए सांस को छोड़े, फिर सांस ले, सांस को छोड़े, सांस ले, सांस छोड़े। इसको आप धीरे धीरे इसकी गति बढ़ाइए। तो इस तरह आप कर सकते हो ये प्राणायाम दीप भस्त्रिका। तो दूसरा प्राणायाम सीखेंगे जिसका नाम है अनुलोम विलोम। सबको अनुलोम विलोम प्राणायाम आती है। चलो कैसे करें, तो बायां जो हाथ है वो आप घुटनों पे रखें ज्ञान मुद्रा में और दाहिने हाथ से हमें मुद्रा लगानी है ये वाली। पहली 2 उंगलियां जो है उसे मुड़ के अंगूठे के मूल पे लगाइए और शेष जो है वो सीधी रखें 2 उंगलियां। ये बनती है प्राण मुद्रा, प्रणव मुद्रा, जिसको विष्णु मुद्रा भी कहा गया है। तो इस मुद्रा में हमें अनुलोम विलोम प्राणायाम करनी। सबसे पहले अंगूठे को हमें लगाना है बाईं नासिका पे, दाहिनी नासिका पे लगाना है और बाईं नासिका से हमें पूरा करना है, यानी कि सांस लेनी है। लंबी और गहरी सांस लेनी है। इसी के साथ 2 उंगली से बाईं नासिका बंद करनी है और दाहिनी नासिका से अंगूठे को उठा लेना है और दाहिनी नासिका खोल देनी है। उसी नासिका से हमें सांस को छोड़नी है। और फिर से दाहिनी नासिका से ही सांस को भरे, बाईं नासिका से सांस को छोड़े। फिर से बाईं नासिका से पूरक करें और दाहिनी नासिका से रिचेक करें। फिर से एक बार बाईं नासिका से सांस ले
और बाईं नासिका से छोड़े। तो इस तरह बाईं नासिका से ले, दाहिनी नासिका से छोड़े, दाहिनी नासिका से ले, बाईं नासिका से छोड़े। इस साइकिल को आप कंटिन्यू करते रहे। आपके पास जितना समय है, 10 मिनट है, 15 मिनट है, 20 मिनट है, आप इसको अवश्य कंटिन्यू करें, निरंतर करें, रुकना नहीं है बीच में। तो इससे भी हमारी इम्यूनिटी पावर बढ़ती है बहुत ही स्ट्रांगली। मैं तो कहता हूँ हर एक व्यक्ति को, चाहे वो बच्चा हो या युवान हो या सिर्फ बूढ़े हो, कोई भी उम्र में आप इस प्राणायाम को आप ज़्यादा से ज़्यादा करें। तो इस तरह यहाँ हम 2 प्राणायाम सीखे और दोनों प्राणायाम को आपको करना है आसनों के साथ। आसन करते वक्त थोड़ी सावधानी रखनी है। अगर आपको हार्ट साइड की कोई प्रॉब्लम्स है, ब्लॉकेज है, कोलेस्ट्रॉल है या भूतकाल में हार्ट की कोई सर्जरी करवाई है, तो पीछे झुकने वाले आसन ना करें। ऐसे ही आपको कोई कमर की गंभीर बीमारी है तो आगे झुकने वाले आसन ना करें। और इसी के साथ आप कोई द्रव्य भी ले सकते हो, जैसे तुलसी, गिलोय, अदरक, हल्दी, काली मिर्च है, लौंग है, बड़ी इलायची है, दालचीनी है, गुड़ है, मिश्री है। इस सभी को मिला के आप काढ़ा बना लें। इस सभी को आप मिला के 2 ग्लास पानी में उबालें और 1 ग्लास रह जाए पानी तब तक उसको उबालें और इसको छान कर आप सुबह शाम ले सकते हैं। इसके साथ आप उबला हुआ पानी का भाप भी ले सकते हैं और रात को सोते समय हल्दी वाला दूध भी आप अवश्य लें। और सुबह, दोपहर, शाम तीनों समय आप गुनगुना पानी में हल्दी मिला के उसका कुल्ला भी आप अवश्य करें और पूरे दिन आप गुनगुना पानी ही पिए। तो ये योग पैकेज के साथ थोड़ा बहुत इस आयुर्वेद का उपचार भी आप करते रहें तो आपकी इम्यूनिटी पावर बहुत ही स्ट्रांग बनेगी। तो आइए इस वीडियो को हम यहाँ समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को बहुत ही पसंद आया होगा ये वीडियो। मैं चाहता हूँ आप इसको अप्लाई अवश्य करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, शेयर भी करें, कमेंट भी अवश्य करें। तो आप सभी स्वस्थ रहे, मजे में रहे, आनंद में रहे। जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।